नमस्कार। सिलकियारा सुरंग के हादसे ने पूरे देश को कुछ सबक दिए हैं, कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरतें बताई हैं और कुछ उम्मीदें दी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 17 दिन तक 41 मजदूर एक सुरंग में फंसे रहे। वो हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए हैं कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी निर्माण से जुड़ी परियोजना में, लेकिन ऐसे हादसों को रोका भी नहीं जा सकता है। जब ये हादसा हुआ और उसका जो अंत नतीजा है, इस दुखद हादसे का अंत नतीजा बहुत सुखद रहा है। सभी 41 मजदूर सकुशल निकाल लिए गए और इससे कुछ नई चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जिनका आगे अगर ध्यान रखा जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके कुछ बहुत खास सबक हैं जो भारत सरकार के लिए भी हैं और इस तरह की निर्माण परियोजनाओं से जुड़ी हुई निजी कंपनियों के लिए भी हैं। हालांकि इस बीच जब से ये प्रकरण चल रहा है, दिवाली के दिन सुबह 4 बजे सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था और उसमें 41 मजदूर फंस गए थे। उसके बाद से जो राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ, तभी से एक तबका ऐसा है, एक समूह ऐसा है जो निजी कंपनियों को टारगेट कर रहा है, जो सरकार को भी टारगेट कर रहा है। प्रधानमंत्री को निशाना बनाया और जिस एक तबके ने उस सुरंग का निर्माण करने वाली जो निजी कंपनी है उसको भी निशाना बनाया। जब ये पूरा घटनाक्रम खत्म हो गया और तमाम 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आए, तब भी निजी कंपनी को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको सजा दी जानी चाहिए है, उसकी जांच होनी चाहिए है। ये इस तरह की तमाम बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि इस तरह के जो निर्माण होते हैं, जो सुरंगें बनती हैं पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के बीच से, जंगलों के नीचे, उनमें इस तरह के जोखिम होते हैं और देश में बहुत कंपनियां ऐसी नहीं हैं जिनको इस तरह के निर्माण का अनुभव हो कि वो सुरंग बनाए पहाड़ के नीचे, 100 मीटर नीचे। 100 मीटर पहाड़ के ऊपर से जब ये खुदाई शुरू हुई तब पता चला कि 86 मीटर नीचे खोदना पड़ेगा वहां सुरंग तक पहुंचने के लिए। तो उतना नीचे और 4.5 किलोमीटर की यह सुरंग बनाने के लिए विशेषज्ञता बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं होती है। गिनी चुनी कंपनियों के पास ऐसी विशेषज्ञता है और ये सिर्फ कंपनी का दोष नहीं होता है, कंपनी के ऊपर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है। हो सकता है कि कंपनी ने कुछ गड़बड़ियां की हो या कुछ कॉम्प्रोमाइज उसने किए हों, लेकिन ये सबको पता है कि इस देश में पहाड़ों के ऊपर किस तरह का अंधाधुंध निर्माण हो रहा है, किस तरह से पहाड़ नंगे हो रहे हैं, किस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं। तो इंसानी अतिक्रमण से कमजोर होते हुए पहाड़ों या कच्चे पहाड़ों के नीचे इस तरह की परियोजनाओं में ऐसे जोखिम होते हैं। उस जोखिम को इस जोखिम के बावजूद कंपनियां निर्माण कार्य अपने हाथों में लेती हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो टनल, इस तरह के जो सुरंग उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, सुदूर लद्दाख और लेह में या पूर्वोत्तर के राज्यों में बनते हैं, वो सिर्फ आम आदमी की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नहीं होते हैं। इनका बड़ा सामरिक और रणनीतिक महत्व भी होता है। ये जिन इलाकों का हमने अभी जिक्र किया, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, चीन से मिलती है, म्यांमार से मिलती है। ऐसे देशों के साथ सीमाएं मिल रही हैं जहां एक तरह का रोग शासन है, जहां तानाशाही है या मिलिट्री का रूल है, और ऐसी उधर से भारत के लिए बड़ी सामरिक चुनौती हमेशा बनी हुई है। वहां तक पहुंचने के लिए ऑल वेदर रोड बनाए जाते हैं। हर मौसम में वहां पहुंचना, सेना का या सैनिक साजो सामान का पहुंचना आसान रहे, इसके लिए भी इस तरह की सुरंगें बनाई जाती हैं ताकि पूरे साल किसी भी मौसम में वहां आसानी से पहुंचा जा सके। तो इनका रणनीतिक और सामरिक महत्व भी होता है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी करते हुए, कोई भी गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने से बचना चाहिए या कोई भी टिप्पणी करते हुए 100 बार सोचना चाहिए। तो सिर्फ उस कंपनी को दोष देने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उस कंपनी से ये मांग की जा सकती है कि जो मजदूर फंसे थे, उन्होंने जो ट्राउमा झेला है, जो सदमा उन्होंने और उनके परिवार ने झेला है, उसका उचित मुआवजा दिया जाए, उसकी भरपाई की जाए। और इस मामले में चिली में जो 2010 में एक घटनाक्रम हुआ था, उससे कुछ सबक लिया जा सकता है। चिली में एक कॉपर की माइंस में अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे 33 मजदूर फंस गए थे और लंबे 2 महीने से ज़्यादा समय के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनको वहाँ से निकाला गया था। और उस ट्राउमे की भरपाई करने के लिए जो अमेरिकन कंपनी थी, उसमें बड़ा मुआवजा दिया था तमाम मजदूरों को। उसमें कई मजदूर तो ऐसे थे, 33 में से संभवतः 14, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है, 14 मजदूर ऐसे थे जिनको जीवन भर की पेंशन कंपनी ने दी।
तो उस तरह का कुछ इन मजदूरों को भी दिया जाए, उनके ट्राउमा, उनको जो सदमा लगा है उसकी भरपाई हो, इसकी मांग जरूर होनी चाहिए है। लेकिन कंपनी के ऊपर दोष मढ़ना, उसको सजा देना, जुर्माना लगाना, उससे काम छीन लेना, उसको ब्लैकलिस्ट करना, ये सब एक अतिवादी बात है और ये भी एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव है जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हर चीज़ पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर के कितने झूठ फैलाए गए, उन सब की भी पोल खुली गई है। जहाँ तक सरकार की बात है, उसके लिए भी एक बड़ा सबक है कि वो, और ये अच्छी बात है कि सरकार ने वो सबक लिया है। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये कहा है कि इस तरह के 19 टनल सभी बन रहे हैं, 19 सुरंगें बन रही हैं और उन सब की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। ये अच्छी बात है, ये समीक्षा होनी चाहिए है ताकि उसमें अभी जो गड़बड़ियां हुई हैं वैसी गड़बड़ी कोई आगे ना हो सके, इस तरह की दुर्घटना का दोहराव रोका जा सके। ये जो 41 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी थी, इसको तभी सार्थक माना जाएगा जब आगे इस तरह की दुर्घटनाएं रोक दी जाए, इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। तो सरकार उसकी समीक्षा करा रही है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है समीक्षा करने की, तो समीक्षा होनी चाहिए है, ये एक अच्छा सबक है। और दूसरा, संकट के समय जो चरित्र दिखाया है भारत सरकार की एजेंसियों ने, राज्य सरकार की एजेंसियों ने, आम नागरिकों ने, टनल में फंसे हुए लोगों ने, और जो निजी कंपनियां हैं जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, जो स्वायत्त एजेंसियां हैं, उन्होंने जो चरित्र दिखाया है, जो एकजुटता दिखाई है, जो समन्वय दिखाया है, उससे एक बड़ी उम्मीद भी बंधी है। उसका ये सबक है कि संकट के समय अगर तमाम एजेंसियां एक होती हैं और समन्वय तालमेल के साथ काम करती हैं तो किसी भी हादसे में जान माल का नुकसान रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, बिल्कुल ही रोका जा सकता है, बिल्कुल कोई भी जान माल का नुकसान न हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इस 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, आईटीबीपी के जवान थे, बीआरओ के लोग थे, अंत में सेना भी आई और नेशनल हाईवे के इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो अथॉरिटी है उसके लोग थे, और आम लोग जो स्थानीय एजेंसी के लोग थे, राज्य सरकार के लोग थे, ये तमाम लोग लगे थे। सब अपनी अपनी भूमिका किसी न किसी तरह से निभा रहे थे। और इस प्रोजेक्ट में इतनी बाधाएं आई, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जब चल रही थी, कितनी बार अमेरिकी ऑगर मशीन खराब हुई, हर बार मशीन को निकालना, उसको फिर नए सिरे से शुरू करना, उस टनल बनाते हुए उसमें एक मोटी पाइप पुश करना, उसको आगे तक ले जाना। जब मशीन टूट गई तो उसके बाद फिर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करना पहाड़ के ऊपर से, उसके लिए नई मशीनें ले आना। ये तमाम जितने कोऑर्डिनेशन का ये काम था, वो सारे कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किए गए। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी भारी मशीनें विशेष विमान से पहुंचाई गई। उस सिलकियारा सुरंग तक पहुंचने के रास्ते रातों रात बनाए गए ताकि भारी मशीनें वहां तक पहुंचाई जा सकें। तो ये तमाम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ और अंत में उस निजी कंपनी ने जो सुरंग बना रही, उसी निजी कंपनी ने दिल्ली की एक दूसरी निजी कंपनी के साथ संपर्क किया जिसके पास रैट माइनर्स थे, जो चूहे की तरह सुरंग में घुस करके, और जिन्होंने मैनुअल खुदाई की। 21 घंटे में, सिर्फ 21 घंटे में 12 रैट माइनर्स की टीम ने 12 मीटर की खुदाई कर दी। बाकी मशीनें लगा करके, और 16 दिन में 48 मीटर तक की खुदाई हुई थी। और सिर्फ 21 घंटे में, एक दिन भी नहीं पूरा हुआ, और 12 मजदूरों ने अपने मजदूर भाइयों की रक्षा के लिए अपने हाथ से मैनुअल खुदाई 12 मीटर की कर दी थी। तो ये भी एक सबक है कि मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं में, जहां कच्चे पहाड़ है या माइंस धंसने का खतरा है, वहां मशीनों का इस्तेमाल कितना कारगर होगा, और क्या मशीनों के मुकाबले जो मैनुअल खुदाई हुई है जिसके नतीजे ज़्यादा बेहतर आए, उस तरह की चीज़ें आजमाई जाएं आगे। ये भी एक सबक था। तो ये इस तरह का कोऑर्डिनेशन हुआ, एक तरह का कैरेक्टर दिखाया। सभी 41 मजदूर जीवन की जंग लड़ रहे थे अंदर, उनका पूरी तरह से अनिश्चितता थी, लेकिन उन्होंने अपना मनोबल बनाए रखा, अपना साहस नहीं खोया। केंद्र सरकार के तमाम पदाधिकारी वो लगातार इसको मॉनिटर करते रहे, राज्य सरकार के पदाधिकारी इसको मॉनिटर करते रहे, गैर सरकारी संगठन इसको मॉनिटर करते रहे, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं वो आए, बिना बुलाए पहुंचे, और उन्होंने अपनी विशेषज्ञता से इस प्रोजेक्ट, इस राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के आर्नोल्ड डिक्स का जिक्र सब आदमी कर रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी मार्मिक और भावुक बात कही। जब आखिरी टाइम, जब जिस दिन ये ख़त्म हुआ ऑपरेशन, उसके एक दिन पहले, मंगलवार से 1 या 2 दिन पहले, रविवार या सोमवार को, उन्होंने बहुत भावुक होते हुए कहा कि हम पहाड़ से अपने बच्चे मांग रहे हैं। तो पहाड़, ये ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की परंपरा में पता नहीं क्या है, लेकिन हिंदुस्तान में तो पहाड़ों की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। और ये इनके बारे में ये धारणा है कि पहाड़ जितने विशाल होते हैं उतने ही उदार होते हैं, प्रकृति उतनी ही उदार होती है।
लेकिन उस उदारता का बेजा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिस तरह से माइनिंग के नाम पर या कंस्ट्रक्शन के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, रिसोर्ट बनाने के नाम पर, जिस तरह की पनबिजली परियोजनाओं के लिए जिस तरह की खुदाई, जिस तरह से पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग की जा रही है, किसी समय पहाड़ों का धीरज भी खत्म हो जाएगा। पहाड़ों ने उदारता दिखाई, उन्होंने हमारे बच्चे लौटा दिए, हमारे मजदूर लौट आए, लेकिन ये एक बड़ा सबक है सरकारों के लिए भी और तमाम निजी उद्यमों के लिए भी कि ये जो महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती सबकी ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकती है। ये सब आदमी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि प्राकृतिक संसाधन, चाहे पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनका दोहन उतना ही होना चाहिए है जितना तक जो वो बर्दाश्त कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सबक था सिलक्यारा के इस सुरंग हादसे का, और इस तरह की घटनाएं पीछे हाल के दिनों में सबने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में और हिमाचल में प्रकृति ने तबाही मचाई। उन सब का भी ध्यान रखना चाहिए है और अत्यधिक दोहन से बचना चाहिए है। ये तमाम इस तरह के कई सबक हैं, कई तरह की उम्मीदें हैं, और इस जो 41 मजदूरों की ज़िंदगी दाव पर लगी थी उसको सार्थक करने के लिए ये ज़रूरी है कि उससे सबक लिया जाए और आगे बेहतर करने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।